नमस्कार दोस्तों। आज 9 मई है, महाराणा प्रताप की जयंती है। उनको सत सत नमन और आपको उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई। देखो, महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा थे जो कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगर बात करें महाराणा प्रताप के ऊपर थोड़ा जिक्र करते हैं। महाराणा प्रताप इतिहास के अंदर इसे एक अलग दर्जा मिला हुआ है। महाराणा प्रताप को शॉर्ट में तो नहीं लेंगे इसको, पर वैसे अगर इसकी शॉर्ट में बातें करते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई इतिहास का बेइज्जती सी कर रहे हैं हम। देखो, महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो 9 मई 1540 में इसका जन्म होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका जन्म होता है। इसका बचपन भी कुंभलगढ़ दुर्ग में गुजरता है। जब ये 32 वर्ष के होते हैं तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता का नाम है उदय सिंह। जब ये 32 वर्ष के होते हैं तो इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और इसकी माता का नाम है जयवंताबाई। जयवंताबाई जो पाली नरेश की, जो पाली के नरेश है ना, सोनग्रा चौहान है। चौहानों की पुत्री थी ये जयवंताबाई। पाली नरेश से अखेराज की पुत्री थी और सोनग्रा चौहानों की पुत्री थी। इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। ये जब 32 वर्ष के होते हैं तो इसके पिता की मृत्यु होली के दिन मृत्यु हो जाती है। होली के दिन इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। 28 फरवरी 1572 में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है गोगुंदा के अंदर। गोगुंदा के अंदर इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वहां पर इसके पिता का देह संस्कार किया जाता है कुछ ही दूर पर। और इसके पिता ने कहा था कि मेरी मृत्यु होने के बाद, उसके पिता ने कहा था कि मेरी मृत्यु होने के बाद उसका एक भाई था जगमाल, उदय सिंह का जगमाल, उसको अगला उत्तराधिकारी बना दिया जाए। लेकिन मेवाड़ के प्रजा एवं वहीं के वरिष्ठ सामंतों ने जगमाल को राज तिलक तो कर देते हैं, लेकिन उसको फिर यह पद से हटा देते हैं राजगद्दी से और महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर नियुक्त कर देते हैं। 1570 ईस्वी में अकबर नागौर दरबार लगाता है। अकबर नागौर दरबार लगाता है। नागौर दरबार लगाता है और कहता है कि मतलब इस दरबार के अंदर मेवाड़ एवं अन्य राजपूत शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एकमात्र महाराणा प्रताप है अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। अकबर की सबसे पहले अधीनता स्वीकार करता है कछुआ वंश का शासक इसकी अधीनता स्वीकार करता है। 1570 के अंदर अकबर नागौर दरबार लगाता है और सबसे पहले कछुआ वंश इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 अभियान भेजे थे। पहला भेजा था 1572 में जलाल खां को, जून 1572 में। दूसरा भेजता है नवंबर 1573 में और तीसरा भेजता है अक्टूबर, ये भी 1573 में भेजता है। और चौथा भेजता है दिसंबर 1573 के अंदर। 4 अभियान भेजते हैं अकबर को, इसको महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर भेजता है। पहला आता है दलाल खां, फिर जून के अंदर आता है 1572 में, और दूसरा आता है 1573 के अंदर। आमेर का शासक है मानसिंह आता है।
मानसिंह आता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है भगवान दास, और चौथे नंबर पर समझाने को इसको आता है टोडरमल। लेकिन ये चारों शिष्टमंडल इसको समझाने में असफल होते हैं, असफल हो जाते हैं। फिर एक योजना बनाई जाती है अकबर के द्वारा अजमेर के अंदर, अजमेर के किले के अंदर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की एक योजना बनाई जाती है महाराणा प्रताप को अजमेर के किले के अंदर। बंदी बनाने के बाद सबसे पहले बंदी बनाने के बाद सबसे पहले 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह के द्वारा सेना लेकर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए निकल पड़ता है। बंदी बनाने के लिए निकल पड़ता है। ये मानसिंह 2 महीने तक अपनी सेना को मंडलगढ़ के अंदर रखता है। इसकी सूचना मिलती है महाराणा प्रताप को कि आपके साथ युद्ध करने के लिए मानसिंह आ रहा है। तो ये भी सतर्क हो जाता है और अपनी सेना लेकर निकल पड़ता है। उसे थोड़ी दूर पर अपना डेरा डाल देता है। खमनौर की पहाड़ियां और हल्दी घाटी क्षेत्र और खमनौर की पहाड़ियों के अंदर महाराणा प्रताप की सेना डेरा डालती है। महाराणा प्रताप की सेना इससे परिचित होती है इस जगह की, खमनौर की पहाड़ियां और हल्दी घाटी। ये संकरी खाड़ियां हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक सैनिक आराम से जा सकता है और छापामार युद्ध पद्धति अपनाते हैं। और इसका नॉलेज मानसिंह की सेना को नहीं होता है। जैसे ही 18 जून 1576 को प्रातःकाल सुबह उठते हैं और दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। एक तरफ मानसिंह की होती है और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की। बड़ी खतरनाक तरीके से लड़ाई होती है। महाराणा प्रताप की सेना मुगल सेना पर ऐसे प्रहार करती है कि मुगल सेना अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। और मुगल सेना का एक इतिहासकार था, इसके साथ आया था, वो भी अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है। जब महाराणा प्रताप युद्ध करते हैं तो महाराणा प्रताप की मुगल सेना का सेनापति था मानसिंह। उस पर नजर पड़ती है। वो मर्दाना हाथियों पर बैठे बैठे युद्ध लड़ते हैं और मानसिंह अपने चेतक घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ते हैं। जैसे ही महाराणा प्रताप युद्ध नजर पड़ती है मानसिंह के ऊपर, तो चेतक को थोड़ा इशारा देते हुए मानसिंह के मर्दाना हाथी के ऊपर, उसके सूंड के ऊपर दोनों पग, मतलब उसके सूंड के ऊपर दोनों पग टेक लेता है और महाराणा प्रताप अपने भाले से प्रहार करता है। लेकिन मानसिंह बच जाता है। हाथी के ऊपर वो एक होदा होता है बैठने के लिए, होदा, उसके अंदर मानसिंह छुप जाता है और मानसिंह का जो अंगरक्षक था वो मारा जाता है। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा उस हाथी के सूंड के ऊपर दोनों पैर लगाए रखता है। उस वक्त एक हाथी के सूंड में जहरीला तार लगा रहता है और वो तार टूटने के कारण चेतक के पैर में चोट डालता है और उसके कारण चेतक का पैर कट जाता है। चेतक घायल होने के कारण मुगल सेना महाराणा प्रताप को घेर लेती है। मुगल सेना महाराणा प्रताप को घेर लेती है और महाराणा प्रताप इस स्थिति में युद्ध करने लायक नहीं रहते हैं। एक बड़ी सादड़ी एक व्यक्ति आता है, जाला मन्ना, वो मुगल सेना को चीरते हुए महाराणा प्रताप के पास आता है और निवेदन करता है कि हे राणा, अब आपका युद्ध भूमि में रहना उचित नहीं है, क्योंकि चेतक घायल हो गया है और आप मुगल सेना से घिर चुके हो। तो इस कारण मेवाड़ की इसमें बधाई, आप मुझे राज चिन्ह उतार कर दे दो और आप युद्ध भूमि से बाहर चले जाओ। महाराणा प्रताप ने वैसे ही सोचा जैसे बड़ी सादड़ी का झालामन्ना ने कहा।
वो अपना राज चिन्ह उतार कर बड़ी सादरी झालामना को दे देता है और झालामना उस चिन्ह को लेकर युद्ध भूमि में रुके रहते हैं। और जैसे ही वो चिन्ह को लेकर युद्ध भूमि में रहते हैं तो मुगलों की सैकड़ों तलवारें उस झालामना के ऊपर टूट पड़ती हैं और झालामना युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और चेतक बलीचा गांव एक छोटे से नाले को पार करते हुए परलोक पहुंच जाते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराणा प्रताप जिंदगी के अंदर कभी नहीं रोए थे, महाराणा प्रताप जिंदगी के अंदर कभी नहीं रोए थे, लेकिन चेतक की मृत्यु पर उसकी आंखों में आंसू टपक गए। और जब वो आंसू मतलब उसकी आंखों में आंसू टपक गए, रो रहे थे, उसके सामने से उसका भाई ने आवाज लगाई और भाई ने कहा, ओ नीला सवारा घोड़ा आज क्या हुआ। मतलब महाराणा प्रताप बिल्कुल टूट चुके थे। और जब उसने सिर उठाकर देखा तो उसका भाई था शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप के पैर पकड़ लिए कि भाई मुझे क्षमा करो, क्योंकि ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध हो गया था शक्ति सिंह और मुगलों के साथ हो गया था कि मुझे क्षमा करो भाई, मेरी गलती हो गई। तो महाराणा प्रताप ने उसे क्षमा किया और अपने गले लगा लिया। फिर अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ जैसे अब्दुल रहीम खान को भेजते हैं, अब्दुल रहीम खान को भेजते हैं, बारमल के पुत्र को भेजते हैं उसको समझाने के लिए, मतलब कई अभियान और भी भेजते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप इसकी कभी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। और ये कहां से हमें इसकी जानकारी कहां से मिलती है? राजपरस्ती से मिलती है। राजपरस्ती से मिलती है कि शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप के पास आया और क्षमा मांगी। तो इसका लेखक है रणछोड़ भट्ट, संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत के अंदर। कई शिष्टमंडल भेजता है इसको समझाने के लिए महाराणा प्रताप को अकबर, लेकिन महाराणा प्रताप इसकी कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। जब अब्दुल रहीम खाना जाते हैं तो उसका परिवार समेत आता है और इसका परिवार शिवपुरी में छोड़ देता है। और महाराणा प्रताप का पुत्र इसको परिवार को अगवा कर लेता है और बंदी बना देता है। लेकिन महाराणा प्रताप को इसकी सूचना लगने के बाद महाराणा प्रताप कहता है कि ये क्षेत्रीय धर्म के अनुसार अच्छा नहीं है हमारा, और महाराणा प्रताप अपने पुत्र से नाराज हो जाते हैं और पुत्र ने वापिस उसके परिवार को सम्मान पूर्वक उसके गांव वापस लौटा देता है। लेकिन अब्दुल रहीम खाना युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अंत में महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को धनुष पर बाण चढ़ाते हुए उसकी चोट लग जाती है और इस चोट के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप के मृत्यु का समाचार जब अकबर को पहुंचता उसके पास, तो अकबर भी रोने लग जाता और कहता है कि हे राणा, आप कभी भी आपने अपने घोड़े को नहीं दबाया और अपनी पगड़ी किसी के सामने नहीं रखी आपने, आप सच में ही विजेता हो। ये इसका एक दरबारी कवि अकबर का वो कहता है। आज भी इस योद्धा की बारडोली गांव के अंदर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप की। तो बोलो महाराणा प्रताप की जय हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।